हेलो फ्रेंड्स, टाइम्स के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है और मैं टी कमचंद। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं लेके आया हूँ आपके लिए आरपीएससी द्वारा कंडक्टेड एग्जाम लेक्चरर टेक्निकल एजुकेशन के मैथमेटिक्स के पेपर फर्स्ट का सॉल्यूशन। पेपर के अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चन जो थे वो 150 थे और टोटल टाइम था 180। मीन्स हर क्वेश्चन को लगभग 1 मिनट में सॉल्व करता था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस को विद इन ए मिनट सॉल्व किया जाता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। मेरे पास जो पेपर है वो पेपर आरपीएससी की साइट पर अपलोडेड है और अगर आपके पास में नहीं है, नहीं डाउनलोड कर सकते, तो आप अपने पेपर के अंदर क्वेश्चन को मैच कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 बोर्ड पे लिखा हुआ है। मैं आंसर की ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, आप वहां पे भी आंसर को एक बार मैच कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है वो है 4 और 4 के अंदर लिखा हुआ है एपिमॉर्फिज्म। अब ध्यान से देखिए, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि आपको एक फंक्शन दिया हुआ है एफ और फंक्शन जो है वो दो ग्रुप के बीच में डिफाइन है। जेड प्लस एक एडिटिव ग्रुप है से जी 1 मल्टीप्लीकेशन मींस मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप में इस प्रकार से डिफाइन है कि इवन इंटीजर्स के लिए उसकी वैल्यू कितनी है 1 और ऑड इंटीजर्स के लिए इसकी वैल्यू कितनी है -1। मैं मानता हूं इस क्वेश्चन को आप 15 से 20 सेकंड के अंदर आसानी से सोल्व कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले देखते हैं 4 ऑप्शन क्या दे रखे। पहला ऑप्शन में आपके पास में है होमोमॉर्फिज्म, दूसरे ऑप्शन में आपके पास में लिखा हुआ आइसोमॉर्फिज्म, तीसरे में लिखा हुआ मोनोमॉर्फिज्म और चौथे में लिखा हुआ एपीमॉर्फिज्म। सबसे पहले हम इसकी थ्योरी बिल्डअप करते हैं कि इनकी थ्योरी क्या है, क्या ये वर्ड्स होते हैं, क्या ये टर्मिनोलॉजी है, और उसके बाद में इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं वो देखते हैं। इस पेज को आप भूल जाइए और इस पेज पे अपन चलते हैं। सबसे पहले मैं डेफिनेशन बता रहा हूं आपके पास में होमोमॉर्फिज्म की कि होमोमॉर्फिज्म क्या होता है। कई बार इसको सिंपली मॉर्फिज्म भी बोल देते हैं, तो दोनों एक ही वर्ड है। तो मान लेते हैं हमारे पास में एक फंक्शन है एफ, वो एक ग्रुप जी जिसका ऑपरेशन स्टार ले रहा हूं, दूसरा ग्रुप है जेड जिसका ऑपरेशन है ओ के अंदर एक फंक्शन डिफाइन है, एक मैपिंग डिफाइन है। ये मैपिंग जो है वो होमोमॉर्फिज्म होगी यदि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। अब ये कंडीशन क्या है, इसको ध्यान से देखिए कि यदि मैं इस जी के कोई भी दो एलिमेंट्स लेकर के उनके बीच में ऑपरेशन लगाता हूं, मैं उसका कंपोजिशन लेता हूं और फिर उसकी इमेज लेता हूं, तो वो किसकी इक्वल होनी चाहिए? इन करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की जो इमेजेस है उनके कंपोजिशन की इक्वल होनी चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि जैसे मैं एक इमेज लूंगा तो एक इमेज किस में जाएगी? जीडीएस के अंदर, बी की इमेज जीडीएस के अंदर जाएगी, तो कंपोजिशन भी किसका लगेगा? जीडीएस का। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये क्या है आपके पास में इमेज है किसकी? कंपोजिशन की। तो इमेज ऑफ कंपोजिशन किसके इक्वल होगा? यहाँ पे कंपोजिशन ले रहे किसका? इन दोनों एलिमेंट्स की इमेजेस का। तो ये तो डेफिनेशन हो गई किसकी? होमोमॉर्फिज्म की। दूसरा वर्ड यहाँ पे यूज किया है मोनोमॉर्फिज्म, और मोनोमॉर्फिज्म कुछ नहीं होता बल्कि होमोमॉर्फिज्म प्लस क्या होता है आपका फंक्शन 1 होना चाहिए। अब देखिए होमोमॉर्फिज्म में ऊपर बता चुका हूं, 1 के बारे में बात करते हैं। 1 का मतलब होता है कि अगर आपका कोई फंक्शन एक नॉन एम्प्टी सेट जी से दूसरी नॉन एम्प्टी सेट जीडीएस के अंदर डिफाइन है तो 1 होगा यदि यहां पर जीडीएस के अंदर कोई भी एलिमेंट अगर हम पिकअप करते हैं और उसकी प्री इमेज जी के अंदर एग्जिस्ट कर रही है तो वो कितनी होनी चाहिए? केवल 1 होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसके 2 इमेजेस आ रही। जैसे इस एग्जांपल को देखिए, इसके अंदर यहाँ पे ये मेरे पास में जी है और ये मेरे पास जेडएस है। यहाँ पे कोई एक एलिमेंट लेता हूँ, इसकी कितनी प्री इमेजेस आ गई? 2। सपोज ये हो गया x1, ये हो गया x2, लेकिन f ऑफ x1 किसके इक्वल है? f ऑफ x2 के इक्वल है। तो ये 1 नहीं होगा। तो 1 की डेफिनेशन क्या होगी कि यहाँ पे हमें क्या करना है? एक एलिमेंट पिक करना है, देखना है कि उसकी यहाँ पे प्री इमेज है क्या। अगर नहीं है तो उसको छोड़ दो, अगर है तो कितनी होनी चाहिए? केवल 1 होनी चाहिए। उसको मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं कि अगर f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 है तो x1 इक्वल टू भी कितना होना चाहिए? x2। दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए। जैसे ऐसा नहीं होना चाहिए f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 तो है लेकिन x1 इक्वल टू x2 नहीं है, तो ये 1 नहीं होगा। दूसरी टर्मिनोलॉजी हमारे पास में ऑप्शन में है एपिमॉर्फिज्म। एपिमॉर्फिज्म होता है फंक्शन आपका होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए और साथ ही साथ ऑन टू होना चाहिए। ऑन टू कैसे? अगेन सेम इस पे चलेंगे। इस नॉन एम्प्टी सेट के अंदर अगर कोई एलिमेंट है तो हर एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट करनी ही चाहिए, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, कम से कम होनी चाहिए। ऐसा यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिसकी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करे। जैसे इस एग्जांपल की बात करें, यहाँ पे ये 2 एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करी, इसका मतलब ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। लेकिन यहाँ पे हर एलिमेंट है इसकी प्री इमेज क्या कर रही है? एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब ये ऑन टू। लेकिन 1 नहीं है क्योंकि इसकी कितनी प्री इमेजेस है? 2 है। तो 1 का मतलब होगा कि जीडीएस के अंदर कोई भी एलिमेंट लेते हैं तो उसकी केवल और केवल एक प्री इमेज होनी चाहिए। ये तो हो गया 1।
अगर जी डेज के अंदर कोई भी एलिमेंट लेते हैं तो उसकी प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए, वहां पे ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिसकी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करे, उसको बोलते हैं ऑनटू। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। अपने क्वेश्चन में चारों ऑप्शन है, होमोमॉर्फिज्म भी दिया हुआ है, मोनोमॉर्फिज्म भी दिया हुआ है, एपिमॉर्फिज्म भी दिया हुआ है, आइसोमॉर्फिज्म दिया हुआ है। चारों डेफिनेशन देखिए। चलो आइसोमॉर्फिज्म नहीं देखा। आइसोमॉर्फिज्म का मतलब होमोमॉर्फिज्म प्लस 1 1 और प्लस ऑनटू मींस मोनो प्लस एपी, तो वो क्या हो जाएगा, आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगा। तो बात करते हैं हमारे क्वेश्चन की कि हमारे क्वेश्चन के अंदर कैसे ऑप्शन कैसे सोल्व करना था विद इन 15 to 20 सेकंड। तो अगर हम चारों ऑप्शन को देखें तो चारों ऑप्शन को देखने पे हमें लग रहा है कि हर ऑप्शन के अंदर, जैसे मैं बात करूं होमोमॉर्फिज्म में तो होमोमॉर्फिज्म, एपिमॉर्फिज्म के लिए भी होमोमॉर्फिज्म होना जरूरी है, मोनोमॉर्फिज्म के लिए भी होमोमॉर्फिज्म होना जरूरी है और आइसोमॉर्फिज्म के लिए होमोमॉर्फिज्म होना जरूरी है। इसका मतलब ये हुआ कि होमोमॉर्फिज्म चेक करने की जरूरत नहीं है, सीधा आप चेक करो 1 1 है कि ऑनटू है। अगर 1 1 ऑनटू दोनों नहीं हुआ तो एपी भी नहीं होगा, मोनो भी नहीं होगा और आइसो भी नहीं होगा, तो बचा कौन सा ऑप्शन, होमो। और मान लो होमो भी नहीं हुआ तो क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो बात करते हैं 1 और 1 क्वेश्चन दिया हुआ डिफाइन किया। मैंने इसका ज्योमेट्रिकल इसको मैंने थोड़ा इस तरह से प्लॉट कर दिया, ध्यान से देखो। ये जेड पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप सारे इवन इंटीजर्स 1 पे, सारे ऑड इंटीजर्स -1 पे। चेक करते हैं मैंने क्या बताया, 1 1 और 1 चेक करते हैं। सबसे पहले 1 1 चेक करते हैं। 1 1 चेक करेंगे तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, कोई भी एक एलिमेंट लूंगा और उसकी प्री इमेजेस देखूंगा। इसकी प्री इमेज एग्जिस्ट करे लेकिन कितनी होनी चाहिए, एक ही होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पे कितनी इमेजेस है, बहुत सारी, इनफाइनेटली आ रही है। सारे इवन इंटीजर्स इसकी प्री इमेज है, एक नहीं है। इसका मतलब ये फंक्शन 1 1 तो नहीं है, और 1 1 नहीं है तो यहाँ पे चलते हैं। अगर 1 1 नहीं है तो मोनोमॉर्फिज्म भी नहीं होगा, और मोनोमॉर्फिज्म नहीं होगा, 1 1 नहीं है तो आइसोमॉर्फिज्म नहीं होगा। दो ऑप्शन तो ऐसे कट होंगे, बचा कौन सा, या तो होमोमॉर्फिज्म या फिर एपिमॉर्फिज्म। और एपिमॉर्फिज्म के लिए उसको ऑनटू होना जरूरी है। ऑनटू के लिए कंडीशन ये होती है कि यहाँ पे अगर कोई भी एलिमेंट पिकअप करता हूं तो उसकी प्री इमेज एग्जिस्ट करनी ही चाहिए, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो। यहाँ पे मैंने 1 लिया, प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है, -1 लिया, प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है। इसके अलावा यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब ये फंक्शन कैसा हो गया, ऑनटू। और जैसे ही ऑनटू हुआ हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, एपिमॉर्फिज्म। क्या हमें होमोमॉर्फिज्म चेक करने की जरूरत है, क्या नहीं, केवल 1 1 ऑनटू किया और हमारा काम बन गया। सिंपल सा क्वेश्चन था। लेकिन फिर भी हम क्वेश्चन में चेक करते हैं कि हम वास्तव में होमोमॉर्फिज्म है कि नहीं है। लेकिन आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से आपको केवल इतना ही चेक करना था, और मेरे हिसाब से 10 से 15 सेकंड में काम हो जाता है। चेक करते हैं कि होमोमॉर्फिज्म है कि नहीं। होमोमॉर्फिज्म के लिए क्या डेफिनेशन है, यहाँ पे हम कोई भी दो एलिमेंट लेते हैं, उसको ऑपरेट करते हैं और इसकी इमेज लेते हैं। यही मैंने किया। मैंने क्या किया कि कोई भी दो एलिमेंट इसके लिए लिए, x1 और x2 बिलोंग्स टू z। फिर मैं क्या कैलकुलेट करूंगा, इसका ऑपरेशन कौन सा है, प्लस। तो a स्टार भी कितना होगा, a प्लस b मींस x1 प्लस x2, और उसके लूंगा मैं इमेज। तो f ऑफ x1 प्लस x2 जो है, अब वो कितना होगा, दो चॉइसेस आपके पास में। x1 प्लस x2 पूरा अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए x मान लूं तो ये कितना बन गया, f ऑफ x, और f ऑफ x या तो 1 होगा या फिर -1 होगा। मींस अगर x इवन हुआ तो 1 हो जाएगा, और x इवन का मतलब है x1 प्लस x2 अगर इवन हुआ तो 1 आ जाएगा। और x1 प्लस x2 इवन तभी होगा, सबको पता है, जब x1 भी इवन हो और x2 भी इवन। तो केस नंबर फर्स्ट, अगर x1 और x2 इवन है तो f ऑफ x1 प्लस x1 प्लस x2 कितना होगा, इवन होगा। और उस केस में f ऑफ x1 प्लस x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। 1 को मैं कितना लिख सकता हूँ, 1 into 1, और 1 कितना हो गया, क्योंकि x1 इवन तो f ऑफ x1 और f ऑफ x2। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, दूसरे ग्रुप का ऑपरेशन। ध्यान से देखो, f ऑफ a o f ऑफ b, o की जगह मल्टीप्लीकेशन लिख दिया, आ गया। दूसरी कंडीशन, x1 और x2 ओड आ जाए तो भी उनका एडिशन कितना होगा, इवन होगा। इवन होगा तो 1 आएगा। लेकिन उस केस में फिर हम इस तरह से नहीं लिख करके, क्योंकि x1 और x2 ओड है तो उसको लिखेंगे -1 into -1, और जैसे लिखेंगे ये -1 आपको देगा f ऑफ x1 और ये दे देगा आपको f ऑफ x2, तो कितना हो गया, f ऑफ x1 into f ऑफ x2। सिमिलरली दूसरा केस हो सकता है आपके पास में f ऑफ x1 प्लस x2 में जो x1 प्लस x2 ये ओड नंबर आए, और ये ओड नंबर तभी पॉसिबल है जब या तो x1 ओड हो या फिर x2 ओड हो। मींस x1, अगर x1 इवन है तो x2 को ओड होना पड़ेगा, x1 ओड है तो इसको इवन होना पड़ेगा। तो मान लेते हैं x1 क्या है आपके पास में, ओड है, ये क्या है, इवन है। ध्यान से देखना, ओड प्लस इवन कितना होगा, ओड, और ओड के करिस्पॉन्डिंग हमारे पास में कितना, -1, और -1 को मैं कितना लिखता हूँ, -1 को -1 into 1, -1 आपका ओड के करिस्पॉन्डिंग है तो f ऑफ x1, और ये 1 f ऑफ x2, दोनों प्रूव हो गया। तो ये था अपने पास में होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर मूव करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखिए।
क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसका जो आंसर है वो आंसर है 3, उसके अंदर आपको जनरेटर्स पूछा गया है। ठीक है, तो जनरेटर्स के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपके पास में एक सेट दिया हुआ है, साइक्लिक ग्रुप दिया हुआ है, और इसका जो आंसर है मैं सबसे पहले आपके पास में आंसर लिख देता हूँ। आंसर इसका 3 और 3 के अंदर है 1 and 5। ध्यान से देखिए, एक ग्रुप दिया हुआ है और इस तरह से आपके पास में है z इक्वल्स टू 0 1 2 3 4 और 5 तक, और जो ऑपरेशन दिया हुआ एडिशन मॉड्यूलो 6 आपका दिया हुआ है। आपको बताना है, आपको बोला गया है कि एक साइक्लिक ग्रुप है और इस साइक्लिक ग्रुप के आपको जनरेटर्स बताने हैं। अब ध्यान से देखो, जनरेटर्स कैसे हैं, क्या होते हैं जनरेटर्स, इनके बारे में चर्चा करते हैं। क्या वास्तव में जनरेटर के डेफिनेशन से इस क्वेश्चन को एग्जाम में सोल्व करना था, या किसी प्रॉपर्टी को लगा के इस एग्जाम में प्रॉपर्टी को लगा करके इसको एग्जाम में सोल्व करना था? दोनों चीजें देखते हैं। तो ज्यादा बेटर होगा कि अगर आप प्रॉपर्टी को लगा के क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो, क्योंकि जैसे प्रॉपर्टी को लगाओगे क्वेश्चन आसान हो जाएगा। अपने को 1 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो ध्यान से देखो, होता क्या है, मान लेते हैं आपके पास में एक ग्रुप है और ग्रुप जो है साइक्लिक दिया हुआ है, तो मान लेते हैं साइक्लिक ग्रुप है, और साइक्लिक ग्रुप है तो एक क्या है इसका जनरेटर। अब जनरेटर का मतलब ये आपको ये समझा रहा था, जनरेटर क्या होता है कि एक ऐसा एलिमेंट, उस ग्रुप का एक ऐसा एलिमेंट जो उसके बाकी सारे एलिमेंट को जनरेट करता है। अब जनरेट करने का मतलब क्या है कि ये ग्रुप होगा तो कोई ना कोई तो इसका ऑपरेशन होगा। सपोज मान लेते हैं स्टार ऑपरेशन है, और ए को मैं बार बार ऑपरेट करूं, जैसे 1 टाइम ऑपरेट किया तो ए आ जाएगा, 2 टाइम ऑपरेट किया ए स्क्वायर आएगा। उस ए स्क्वायर की वैल्यू किसी न किसी एलिमेंट की इक्वल है, या जी का कोई एलिमेंट हो। फिर मैं ए स्टार करूं तो ए क्यूब आ जाएगा, उसकी वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, किसी न किसी और एलिमेंट के एलिमेंट में। तो ए को बार बार ऑपरेट करने पर उस ग्रुप के यदि सारे के सारे एलिमेंट मिल जाते हैं तो जो ए है वो उसका जनरेटर होता है। तो यहाँ पे अब ऑपरेट करने का मतलब क्या, मैं एक एक एलिमेंट को लेकर के चेक करूं कि पहले 0 के लिए चेक करूं 0 इसका जनरेटर है कि नहीं है, फिर 1 को चेक करूं, फिर 2 को चेक करूं, फिर 3 को चेक करूं, फिर 4 के लिए चेक करूं, 5 के लिए चेक करूं, तो काफी लेंथी प्रोसेस हो जाएगा और 1 मिनट में क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। दूसरा तरीका, दूसरे थ्योरम पे प्रूफ ये होता है कि पहला इसका स्टेटमेंट जो आपको याद रखना है वो ये है कि अगर मान लेते हैं कि ऑर्डर ऑफ जी जो है आपके पास में क्या दिया हुआ है, फाइनाइट दिया हुआ है, ठीक है, देन आपके पास में साइक्लिक मान के चल रहा हूं मैं, ऑर्डर ऑफ जी फाइनाइट है, तो जी का ऑर्डर और उसके जनरेटर का ऑर्डर क्या होता है, सेम होता है। पहले इस थ्योरम को यूज करेंगे, आप सब लोगों ने पढ़ रखी है। और टू ये है कि यदि मान लेते हैं कि इफ जी एक साइक्लिक ग्रुप है और जिसका जनरेटर जो है वो कितना दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, तब इस एलिमेंट, अभी ग्रुप है तो हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो ए का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो ए इनवर्स होगा वो भी उस ग्रुप का क्या होगा, जनरेटर होगा। इन दोनों को यूज करते हैं, ठीक है। कैसे निकालते हैं साथ साथ हम देख लेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर देखते हैं, सबसे पहले 0 इसका जनरेटर होगा कि नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, सिंपली 0 का ऑर्डर चेक कर लेंगे। अच्छा, ग्रुप का ऑर्डर क्या है, यहाँ पे हियर अगर हम बात करें तो यहाँ पे इस जो ग्रुप है इस ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने हैं, 6। तो इसका मतलब ये हुआ इस प्रॉपर्टी से कि जिस भी एलिमेंट का ऑर्डर 6 के इक्वल आ जाएगा वो ही उसका क्या बन जाएगा, जनरेटर। सिंपल सी बात है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, एलिमेंट का ऑर्डर निकालते हैं। ऑर्डर का मतलब क्या होता है, आपने पढ़ा होगा कि सबसे पहले ऑर्डर निकालने के लिए वो एलिमेंट क्या होता है, फाइनाइट ऑर्डर का होना चाहिए। और आप इतना सा आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई ग्रुप फाइनाइट है तो उसके अगर एलिमेंट का जो ऑर्डर होता है वो कैसा ऑर्डर होता है, फाइनाइट ऑर्डर। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि जो ग्रुप है उस ग्रुप का ऑर्डर आपके पास में फाइनाइट दिया हुआ है, तो इसके जो भी एलिमेंट्स होंगे उनका जो ऑर्डर होगा वो भी क्या होगा, फाइनाइट होगा। ये सिंपल सी बात है। तो हमें क्या करना, ऑर्डर निकालना, और ऑर्डर निकालने का मतलब होता है कि लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर, तीसरे में बताऊं लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर, कम से कम आपके पास लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर ऐसा होना चाहिए एन, और सच दैट कि ए को एन टाइम ऑपरेट करने पर उस ग्रुप की क्या आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए। अब यहां पे चेक करते हैं 0 जनरेटर होगा कि नहीं है। तो 0 को मैं क्या कर रहा हूं, n टाइम्स ऑपरेट कर रहा हूं। अब n टाइम्स ऑपरेट करने का मतलब समझ लो इस ग्रुप के लिए सपोज मान लेता हूं मैं a बिलोंग्स टू कितना है, g, तो n टाइम्स ऑपरेट करने का मतलब है कि a प्लस कितना दिया हुआ है, 6a प्लस 6a प्लस 6 और प्लस 6a, और ये कितने टाइम्स किया मैंने इसको, n टाइम्स करने पर ये कितना आना चाहिए, उस ग्रुप की आइडेंटिटी, और ग्रुप की आइडेंटिटी कितनी है यहाँ पर, 0। ये हो गई ग्रुप की डेफिनेशन। और ये n टाइम्स ऑपरेट करने पे ये n क्या होना चाहिए, लिस्ट होना चाहिए, ठीक है। हम देखेंगे यहाँ पे कई सारे होंगे लेकिन हमें लिस्ट वैल्यू नहीं है।
तो इसको मैं लिखूं तो इसको, इसका मतलब क्या होता है, प्लस 6 का मतलब कितने बार किया, ऐड किया है, n टाइम्स। तो इनको n टाइम्स ऐड करके उसको 6 से डिवाइड करने पर यहाँ पे क्या लिखना है, रिमाइंडर लिखना है। या इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ n a और रिमाइंडर कितना आपके पास में आना चाहिए, रिमाइंडर कितना बच रहा है 0, और इसको लिख सकता हूं मैं मॉड्यूलो 6। ये इसकी डेफिनेशन होगी। आप सिंपली इसको इस तरह से रीड कर सकते हैं कि इस ग्रुप के अंदर किसी भी एलिमेंट को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, और जिससे मल्टीप्लाई करूं वो लिस्ट में होनी चाहिए, और उसको 6 से डिवाइड करूं, डिवाइड करने पर उसका रिमाइंडर कितना आता है 0, वही उसका क्या हो जाएगा ऑर्डर। अब ध्यान से देखिए 0 की बात करते हैं। पहला केस 0, तो हमें पता है कि 0 को मैं किसी से भी मल्टीप्लाई करके 6 से डिवाइड करूंगा, यहां पे मैं रिमाइंडर लिख रहा हूं, बार बार बता रहा हूं, वो 0 आएगा। तो 1 से करूंगा तो भी रिमाइंडर 0, 2 से करूंगा तो भी रिमाइंडर 0, 3 से करूंगा तो भी रिमाइंडर 0। लेकिन 1 क्या है, सबसे लिस्ट है। 1 क्या है, सबसे लिस्ट है, इसलिए ऑर्डर ऑफ 0 जो है वो तो कितना आ गया 1। और वैसे भी आप सबको पता है कि किसी भी ग्रुप के अंदर जो उसके आइडेंटिटी एलिमेंट होता है उसका ऑर्डर कितना होता है, 1 होता है। तो इसको निकालने की जरूरत नहीं थी, 0 तो इसका जनरेटर नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि इस ग्रुप की आइडेंटिटी कितनी है, 0 है, और 0 का ऑर्डर हमेशा 1 होता है। दैट इज नॉट इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। सिंपल सी बात है, इसका मतलब 0 तो जनरेटर नहीं है। बात करते हैं 1 की, सेकंड केस। और जैसे ही 1 के बारे में चेक करेंगे कि 1 को आप किससे मल्टीप्लाई करके 6 से डिवाइड करो कि उसका रिमाइंडर कितना जाए 0। तो देखो 1 से करेंगे नहीं, 2 से रिमाइंडर 2 आएगा, 3 से करने पे 3, 4 से करने पे 4, 5 से करने पे 5। लेकिन जैसे 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 अपॉन 6 कंप्लीटली डिविजिबल है, रिमाइंडर कितना हो गया 0। इसका मतलब 1 का जो ऑर्डर है वो कितना आ गया 6। और जैसे 1 का ऑर्डर 6 आया तो 1 क्या बन गया, जनरेटर। इसका मतलब मैं इस तरह से लिख देता हूं, दिस इंप्लाइज, ये जो ग्रुप दे रखा है वो किससे जनरेटेड है, 1 से जनरेटेड है। क्या मुझे कुछ और भी निकालने की जरूरत है क्या, 2 3 4 5 6 के लिए चेक करूं, नहीं। दूसरी प्रॉपर्टी, अगर ए जनरेटर है तो उसका इनवर्स भी जनरेटर होगा, और इनवर्स की डेफिनेशन ये होती है कि ए को मैं किससे ऑपरेट करूं कि मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए। मींस यहां पे फोर्थ प्रॉपर्टी का यूज कर रहा हूं इनवर्स की, कि ए इनवर्स, इस केस की बात कर लेते हैं, +6 ए कितना आना चाहिए 0। ए मुझे जनरेटर मिल गया, तो नाउ इसके बारे में हम बात करते हैं थर्ड जनरेटर की। इसको इस तरह से लिख लो, ये थर्ड जनरेटर, और थर्ड जनरेटर में क्या करना, मुझे 1 का इनवर्स निकालना है। 1 को मैं किसके साथ करूं कि कितना मिल जाए 0। तो सिंपल सी बात है 5। इसका मतलब क्या हो गया, 5 + 1 6, 6 को 6 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 0। दिस इंप्लाइज, यही हो गया कि इसी तरह से लिख लूं कि अगर 1 है तो 5 का ऑर्डर भी कितना होगा, आप चेक कर लोगा, 5 का ऑर्डर भी कितना आ जाएगा। इसको इस तरह से लिख लो, दिस इंप्लाइज जी जो होगा वो साइक्लिक ग्रुप होगा, और उसका जनरेटर कितना हो गया 5। हेंस हमारे पास में 2 जनरेटर्स तो मिल गए। आगे हमें चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑप्शंस में 2 के पेयर्स दे रखे हैं। तो हेंस जनरेटर्स कौन कौन से हो गए, 1 and 5। दैट इज द करेक्ट आंसर 3। किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकता है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 1 2 था, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था क्योंकि क्वेश्चन के अंदर सारे डिस्जॉइंट साइकिल्स दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है वो आंसर है 3। और 3 में लिख ही देता हूं, चलो 3 4 और है आपके पास में 5 6 7 और लास्ट है आपके पास में 8 1 2 9। ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन के अंदर आपके पास में दिया हुआ है, एक तो सिग्मा डिफाइन करके दिया हुआ है। सिग्मा की जो वैल्यू है 1 2 और आपके पास में है 3 4 5 एंड 6 7 8 9। ध्यान से देखिएगा। और टो यहाँ पे डिफाइन करके दिया हुआ है। टो की जो वैल्यू है वो है 1 3 5 7 और आपके पास में है 2 4 6 और 8। और आपको कैलकुलेट करना है इसके अंदर टो सिग्मा टो इनवर्स की वैल्यू कितनी है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। तो कई लोगों ने आपको इसको परम्यूटेशंस के अंदर कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, तो क्योंकि सारे के सारे जो दोनों दे रखे हैं वो दोनों कैसे थे, ये भी डिस्जॉइंट साइकिल है, ये भी डिस्जॉइंट साइकिल्स है। इसके अंदर जो भी है इट इज द प्रोडक्ट ऑफ डिस्जॉइंट साइकिल्स, इट इज आल्सो द प्रोडक्ट ऑफ डिस्जॉइंट साइकिल्स। कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है जिसके द्वारा परम्यूट हो रहा है। अब ध्यान से देखो, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले टो इनवर्स निकालना है। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ टो इनवर्स निकाल लेते हैं, फिर सबको एक साथ पुट करते हैं ना। बात करते हैं टो इनवर्स की। टो इनवर्स कितना होगा, ये क्या है, प्रोडक्ट है। ध्यान देना ये डिस्जॉइंट साइकिल्स है, तो दो डिस्जॉइंट साइकिल के प्रोडक्ट का जब इनवर्स निकालते हैं तो ए बी का इनवर्स कितना होगा, बी इनवर्स और ए इनवर्स। तो ये कितना हो जाएगा,
इसका इनवर्स 2 4 6 8 का इनवर्स और 1 3 5 7 का इनवर्स। जब इसका इनवर्स निकालते हैं तो आपको पता है कि आप इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दो। इसका इनवर्स कितना होगा रिवर्स ऑर्डर में? रिवर्स ऑर्डर का मतलब है 8 से स्टार्ट करो, 8 6 4 और 2। इसका लिखेंगे तो कितना हो गया 7 5 3 और 1। ये हमारे पास में क्या आ गया टो इनवर्स। अभी भूल जाओ। अब हम बात करते हैं कि इसका जो प्रोडक्ट होगा उस प्रोडक्ट को जो हमें पूछा गया वो निकालते हैं। ठीक है, सिंपल सा है, कैलकुलेट कर लेते हैं, एक स्टेप में आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पे पुट करते हैं नाउ, हमें जो आंसर निकालना उसकी बात करें, टो सिग्मा और टो इनवर्स कैलकुलेट करना है, सबको यहाँ पे पुट करते हैं। टो की वैल्यू कितनी दे रखी है 1 3 5 7, ठीक है, और 2 4 6 8। सिग्मा कितना दे रखा है 1 2 और 3 4 5 में इस तरह से लिख रहा हूं। इसके बाद में ध्यान रखना 6 7 और 8 और 9, और टो इनवर्स हमारे पास में ये रहा 8 6 4 2 एंड 7 5 3 1। पर चेक करते हैं, इट इज करेक्ट। हमें इनका सबका क्या करना है प्रोडक्ट करना है, एक ही स्टेप में आंसर लिखते हैं। इसको आप क्या करो अब परम्यूटेशन के फॉर्म में लिखो। अब यहाँ देख रहे हो तो 1 से लेकर के कहां तक के एलिमेंट है 9 तक के, तो उसको ऊपर लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, जब हम प्रोडक्ट करते हैं तो सबसे लास्ट वाले डिसजॉइंट साइकिल पे चलते हैं, इस पे चलते हैं, इस साइकिल पे चलते हैं। 1 है क्या? यस, यहाँ पे 1 है, और नहीं होता तो 1 की इमेज कितनी मान के चलते हैं 1 मान के चलते हैं। तो यहाँ पे 1 है और 1 की इमेज कितनी है 7। ठीक है, और इसको इस तरह से देखिए, यहाँ पे इसको ज्यादा बेटर रहेगा। तो आपके पास में कौन सा है, यहां से लेकर के यहां तक इस तरह से बॉक्सिंग कर लो, यहां से लेकर के यहां तक और यहां से लेकर के यहां तक। अब देखो क्योंकि दोनों में सेम है, यहां पे बात करते हैं 1 और 1 की इमेज कितनी है 7। सीधे सेकंड बॉक्स पे जाओ, 7 की इमेज कितनी है 8 और 8 की इमेज कितनी है 2। 2 की निकालनी है, यहां पे चलते हैं, 2 की इमेज कितनी है 8, यहां पे 8 की इमेज कितनी है 9, और यहां पर 9 की इमेज नहीं लिखा हुआ, 9 की नहीं लिखा हुआ कहीं पे भी साइकिल के अंदर नहीं, इसका मतलब 9 की इमेज कितनी है 9। तो यहाँ पे कितना है 2 की इमेज फाइनली 9। बात करते हैं 3 की। 3 की इमेज यहाँ पे कितनी है 1, यहाँ पे 1 की इमेज कितनी है 2, और यहाँ पे 2 की इमेज कितनी है 4। चलो यहाँ पे चलते हैं 4 की इमेज कितनी 2 की इमेज कितनी 1, और 1 की इमेज कितनी 3। 5 की बात करते हैं, यहाँ पे 5 की इमेज कितनी है 3 की कितनी है 4, और 4 की कितनी है 6 की बात करते हैं, 6 की इमेज कितनी है 4 की इमेज कितनी है 5, और 5 की इमेज कितनी है 7। सिंपल। 7 की इमेज कितनी 5 की कितनी 3, और 3 की इमेज कितनी है यहाँ पर 5। बात करते हैं 8 की इमेज कितनी 6 की 7, और 7 की कितनी 1। 9 की बात करते हैं, 9 और 9 की इमेज यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया हुआ, इसका मतलब आइडेंटिटी है। 9 की इमेज 9 की इमेज यहाँ पे 6, और 6 की इमेज यहाँ पे कितनी 8। इसको वापस प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल में आपके आंसर में लिखा हुआ है, तो हम भी लिख देते हैं। स्टार्ट करते हैं 1 से। 1 सबसे पहले पिकअप कर लेते हैं 1 की इमेज कितनी 2 की इमेज कितनी 9, और 9 की इमेज कितनी 8, और 8 की इमेज वापस 1। खत्म। 1 आ गया, 2 आ गया, 3 नहीं आया तो 3 से यहां से स्टार्ट कर देते हैं। 3 और 3 की इमेज 4, और 4 की इमेज वापस 3। क्या नहीं मिला हमें 5, तो 5 से स्टार्ट करते हैं। 6 की इमेज 7, और 7 की इमेज वापस। देखते हैं हमारा आंसर। आपको पता है डिसजॉइंट साइकिल्स जो होते हैं वो कम्यूटेटिव होते हैं, तो इसको मैं सबसे पहले लिख दूंगा। तो इसको तो मैंने लिख दिया 3 और 4। उसके बाद में पूछा गया, ये आ गया आपके पास में 5 6 और 7। और रही बात इसकी, तो आपको पता है कि इसको ऑर्डर चेंज किए बिना भी हम इसको साइक्लिक फॉर्म में लिख सकते हैं। मींस अगर 1 2 9 8 है तो किसके इक्वल होगा 8 1 2 9 के इक्वल। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 8 1 2 और 9, ऑर्डर चेंज नहीं करना। सही, यही हमारा आंसर। तो इसका आंसर नंबर 3। किसी को अगेन स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 पे हम मूव करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 और आसान था, 12th लेवल का क्वेश्चन था ये तो। और क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसका आंसर जो है, उस क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है आपके पास में 4th ऑप्शन, और 4th ऑप्शन के अंदर है एम्प्टी सेट। ठीक है, कैसे निकाला चेक करते हैं। क्या दिया हुआ आपके पास में, एक सेट ए दिया हुआ है, और एक्स के अंदर ए के अंदर वो रियल नंबर है जिसके लिए लॉगरिथम या log 1/2 बेस और x माइनस 1 की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0। दूसरा सेट आपका बी दिया हुआ है, और बी के अंदर आपके पास में अगेन वो सारे के सारे
रियल नंबर है जिसके लिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 जो है वो आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 दिया होता है। सिंबल्स देख लेते हैं एक बार। और आपको पूछा गया है कि देन अगर आपका ऐसा है तो ये बताइए कि A इंटरसेक्शन B क्या होगा, कितना होगा। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, दोनों सेट के अंदर किस किस तरह के एलिमेंट्स है वो काउंट कर लेते हैं। तो पहले ए सेट के बारे में बात करते हैं। मैं फर्स्ट जो ले रहा हूं वो ले रहा हूं 4A सेट, ठीक है। ऊपर डिफाइन कर किया हुआ है, बार बार डिफाइन नहीं करते हैं इसको। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, ध्यान से देखो। क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ 1/2 और x माइनस 1 जो है वो क्या होना, ग्रेटर देन 0। अब ध्यान से देखो पहली कंडीशन यहाँ पे, ये लॉगरिथम फंक्शन है और लॉगरिथम फंक्शन के डिफाइन होने के लिए ही लॉग के अंदर जो भी क्वांटिटी वो सारी पॉजिटिव होनी चाहिए, ना तो 0 होनी चाहिए ना ही नेगेटिव होनी चाहिए। इसका मतलब लॉग के अंदर जो भी क्वांटिटी है, पहली कंडीशन तो यही हो गई कि x माइनस 1 क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। इसका मतलब दिस इंप्लाइज, मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, x बिलोंग्स टू 1 से लेकर के इंफाइनाइट। नेक्स्ट सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, सेकंड इंपॉर्टेंट ये कि अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। जब इनइक्वालिटी को सॉल्व कर रहे हैं तो आपको पता है कि जैसे दोनों तरफ से लॉग हटाएंगे ये पावर के अंदर चला जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि जो लॉग का बेस है वो लॉग का बेस आपको कितना दिया हुआ है, 1/2, और 1/2 जो है वो आपका 1 से लेस है। और जब 1 से लेस है तो ऐसे सिचुएशन में इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। ध्यान से देखिएगा, मेरे पास में ये फंक्शन दिया हुआ है, सपोज मैं डिफाइन करके दे देता हूं लॉग और उसका बेस है a और x। सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी जो होती है वो ये होती है कि आपके पास में x पॉजिटिव होना चाहिए। सेकंड कंडीशन ये होती है कि a आपका पॉजिटिव होना चाहिए एंड a आपका 1 भी नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन होती है, ठीक है। अब बात करते हैं, ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है कि अगर मान लेते हैं लॉग a बेस x जो है वो आपका ग्रेटर देन 0, सपोज इसी की बात कर लेते हैं, इक्वल भी हो सकता है, लेस देन भी हो सकता है, कुछ भी हो। और पहला केस इसके अंदर ये है कि अगर a ग्रेटर देन 1 है तो जैसे ही आप a हटाओगे तो x इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, ये a पावर 0 आ जाएगा। सेकंड केस होता है कि a ग्रेटर देन तो 0 है, ये तो हमने ऊपर देख लिया उसके डोमेन की डेफिनेशन से। तो a जो उस फंक्शन की डेफिनेशन से a ग्रेटर देन 0 है तो लेस देन कितना होगा, अब यहाँ पे देखो ध्यान से 1 है। इस केस में हमारे पास में जब इनइक्वालिटी चेंज करेंगे तो x हो जाएगा, और जैसे इसको मूव करवाएंगे इस साइड, इस इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा और ये कितना होगा, a⁴0। सेम कंडीशन यहाँ पर 1/2 जैसे चेंज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस 1 और इनइक्वालिटी का साइन चेंज 1/2 की पावर 0 और कितना हो गया 1। दिस इंप्लाइज x की जो वैल्यू है वो -2 यहाँ 1 हो जाएगा, लेस देन 0। दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू 2 से लेकर के, ठीक है। तो ए सेट के अंदर एलिमेंट कौन से हैं, दोनों को प्लॉट करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेना या फिर मैं यही कर देता हूं, इतने बॉक्स में आ जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखो, इसको प्लॉट करते हैं और इसको प्लॉट करोगे, अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो इसको देखो। ये तो कहता है कि मेरे पास में 1 है और ये कहता है सर इसको इस तरह से ले लो, ये 1 है ये 2 है। ये वाला जो पार्ट है, ये वाली पहली कंडीशन कहती है कि x की वैल्यू 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक है। यहाँ पे मैं होल ले रहा हूँ क्योंकि वैल्यू मुझे काउंट नहीं करनी है, लेनी नहीं है, इस तरह से। ये कहता है आपके पास में 2 से लेकर के आपके पास में कितना होना चाहिए, सॉरी x माइनस 2 जो है वो लेस देन 0 है, और लेस देन 0 है तो कितना होगा, माइनस इनफाइनाइट से लेकर के 2 तक। तो ये कहता है कि आपके पास में यहाँ से लेकर कितना होना चाहिए, यहाँ तक होना चाहिए। दोनों के अंदर कॉमन कौन सा पार्ट आ रहा है, ये पार्ट। दिस इंप्लाइज जो ए सेट होगा वो ए सेट कितना होगा, x बिलोंग्स टू 1 से लेकर के 2 तक। बड़ा सिंपल। तो ये तो हमारा पहला पार्ट हुआ, ठीक है, जो हमें काउंट करना है। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की, और सेकंड पार्ट के अंदर हम काउंट करेंगे 4, और किसके लिए, b के लिए। b पार्ट के लिए हम कैलकुलेट करते हैं, और b जो है हमारे पास में दिया हुआ है कि x² माइनस 3x प्लस 2 जो है ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होना चाहिए, 0। ध्यान से देखिएगा, इसको कैलकुलेट करते हैं तो x माइनस 2 और x माइनस 1 इसके फैक्टर आ जाते हैं। इसको इस तरह से लिख सकता हूं। अगेन अगर आपको दिक्कत आती है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है। इंक्लूड करना है इसलिए मैं जीरोस लगा रहा हूं, प्लस माइनस प्लस, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब है ये पार्ट लेना है। इसका मतलब b के अंदर जो एलिमेंट आया x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से 1 तक, यूनियन 2 से लेकर के इनफाइनाइट तक। अब ध्यान से देखिए, a सेट ये रहा, b सेट ये रहा, दोनों को कंबाइन करते हैं, और दोनों को कंबाइन करते हैं तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये जो सेट है वो तो कहता है 1 से आपका स्मॉल,
बी सेट की बात करें ये 2, ये कहता है 2 से 1। ए सेट जो है वो कहता है कि ये 1 भी नहीं लेना है और ये 2 भी नहीं लेना है, लेकिन इनके बीच की वैल्यू लेनी है। क्या दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है? नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि ए इंटरसेक्शन बी की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई? 5। तो इसका सॉल्यूशन था, जल्दी जल्दी हम इसको कर सकते थे, थोड़ा कैलकुलेटिव हो सकता था, लेकिन फिर भी हो सकता है 1 मिनट के अंदर ही सॉल्व हो सकता था। ठीक है, तो पार्ट 1 के अंदर हमने 4 क्वेश्चन किए। आगे बढ़ते हैं और करते हैं कुछ क्वेश्चंस। अब बात करते हैं हम लोग, इसका स्क्रीनशॉट किसी को लेना है तो ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसकी चर्चा हम सबसे पहले करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर दिया हुआ, ध्यान से देखना, क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वो मेरे अकॉर्डिंग आंसर 4 है, और 4 के अंदर दिया हुआ है ग्रुप। कैसे होगा इस चीज को देखिए, जी जो है वो यूनियन ऑफ प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप्स दे रखा है। इस तरह से आप इसको लिख लीजिए। मान लेते जी हैं और H1 यूनियन H2, ये भी नहीं बोला गया कितने हैं, लेकिन यहाँ पे सारे HI जो हैं वो सारे के सारे HI कैसे दिए हुए हैं? नॉर्मल दिए हुए, प्लस नॉर्मल सब ग्रुप है, प्लस आपके पास में क्या दिया हुआ है? प्रॉपर, प्लस क्या दिया हुआ है? प्रॉपर। और आपसे पूछा गया है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ध्यान से देखो, एक ऑप्शन आ रहा है इसके अंदर सिंपल ग्रुप, और सिंपल ग्रुप की डेफिनेशन ये होती है कि कोई भी ग्रुप जो होगा वो सिंपल ग्रुप होगा यदि उसका कोई भी प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप जो होगा वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन यहां पर तो अगर मैं H1 की बात करूं तो H1 इसका सब ग्रुप हो जाएगा क्योंकि नॉर्मल सब ग्रुप है, और H1 ऐसा नॉर्मल सब ग्रुप आ गया जो प्रॉपर है, जबकि सिंपल ग्रुप वो होता है जिसका कोई भी प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। इसका मतलब जी सिंपल तो नहीं होगा, तो सिंपल वाला ऑप्शन तो करेक्ट। दूसरा ऑप्शन आपके पास में दे रखा है वो है आपका नॉर्मल ग्रुप, और नॉर्मल ग्रुप नाम का कोई वर्ड नहीं होता है, सिंपल सी बात है, होता है नॉर्मल सब ग्रुप। और अगर मान लो सपोज इन केस यहाँ पे नॉर्मल सब ग्रुप लिखा भी होता तो ये ट्रिवियल है, क्योंकि हर ग्रुप खुद का नॉर्मल सब ग्रुप होता है। तो यहाँ पूछा गया है जी के बारे में, तो अगर यहाँ पे नॉर्मल सब ग्रुप होता लिखा, एग्जामिनर्स को करेक्ट मानता है, तो ये ट्रिवियल केस है कि एवरी ग्रुप इज द, क्यों? क्योंकि एवरी ग्रुप इज द नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ इटसेल्फ। तो ये भी आंसर हो सकता है। एबिलियन किसी केस में नहीं होगा। और बात करें फोर्थ ऑप्शन की, तो बचता कौन सा? जी। ये भी ट्रिवियल है यार, ग्रुप दे रखा है, इनका यूनियन है, डिफाइन करके दिया हुआ है, तो जी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? ग्रुप हो जाएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग जो आंसर है इसका वो ग्रुप है। ठीक है, नॉन सेंस क्वेश्चन है, ऐसा कुछ था नहीं इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, तो आसान से क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। मैं सबसे पहले रब कर देता हूँ बोर्ड को। और क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है वो आंसर है टू। कुछ प्रॉपर्टीज को यहाँ पे भी यूज किया है, लेकिन ये सब 12th बेस्ड प्रॉपर्टी है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है वो आंसर ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है वो है 2, और 2 के अंदर जो है वो 2 to the power n -1। यस। और क्वेश्चन के अंदर बोला गया कि ए जो है उस ए का जो ऑर्डर है वो n/n है, और एज वेल एज आपको दिया हुआ है ये कैसे मैट्रिक्स है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब होता है कि उस मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल है, या हम कहें कि वो इनवर्टिबल मैट्रिक्स देगी। साथ ही साथ जब ये ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका डिटरमिनेंट जो है हमें डिफाइन करके दिया हुआ है, और डिटरमिनेंट कितना दिया हुआ है? सिंपल सा क्वेश्चन था, 10 से 15 सेकंड में हो सकता था। और तब आपसे पूछा गया है कि इसका जो एडजॉइंट होगा उस एडजॉइंट का ऑर्डर कितना होगा, ये आपसे पूछा गया। ठीक है, तो ध्यान से देखो, बड़ा सिंपल सा था। हम सबको पता है कि सिंस ए से मल्टीप्लाई करते हैं, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू कितना होता है? इसको मैं इस तरह से लिख लूं, डिटरमिनेंट ऑफ ए, इस तरह से लिख रहा हूं, और किसके इक्वल होगा? क्योंकि एन ऑर्डर की मैट्रिक्स दी हुई है तो आई एन। हमें क्या करना है? दोनों तरफ डिटरमिनेंट लेना है। जैसे डिटरमिनेंट लोगे तो ये कितना हो गया? डिटरमिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए, क्योंकि अगर ए इक्वल टू बी होता है तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ बी होगा। दोनों तरफ जैसे डिटरमिनेंट लोगे ये हो गया डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे गलती आप क्या कर सकते हो? यहाँ पे तो आप लिख सकते हो और ये हो गया डिटरमिनेंट ऑफ ए, क्योंकि दो मैट्रिक्स है, और ए बी का डिटरमिनेंट जो होगा ए का डिटरमिनेंट इंटू बी का डिटरमिनेंट, तो ये तो हो गया आपके पास में डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। ये वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। अब बात करते हैं इसकी, ध्यान से देखो।
इस पूरी डिटर्मिनेंट के अंदर ये जो क्वांटिटी है एक स्केलर क्वांटिटी है, कोई ना कोई नंबर होगा, डिटर्मिनेंट 2 दे रखा है, ठीक है। तो या ज्यादा बेटर होगा इसको इस तरह से अपन लिख ही लेते हैं, इसको मैं लिख लेता हूं 2 क्योंकि दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, और आई एन ज्यादा बेटर है। अब ध्यान से देखो, आई एन जो है वो एक मैट्रिक्स है। कैसे मैट्रिक्स है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और जिसका ऑर्डर कितना दिया हुआ है? एन दिया हुआ है। और हमने पढ़ा है कि जब भी डिटर्मिनेंट के अंदर से, या हम कहें कि nth ऑर्डर के डिटर्मिनेंट में से किसी स्केलर क्वांटिटी को बाहर लेते हैं, तो उस मैट्रिक्स के या उस डिटर्मिनेंट का जो ऑर्डर होगा उसकी पावर लेके बाहर आ जाता है। या इस तरह से आपने पढ़ा होगा कि लेमड़ा ए का डिटर्मिनेंट जो होगा, अगर ए n बाई एन की मैट्रिक्स है तो कितना होगा? लेमड़ा पावर n और डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो यहाँ पे क्या होगा? ये n ऑर्डर का है तो 2 टू द पावर n और डिटर्मिनेंट ऑफ in, और हम सबको पता है कि in का डिटर्मिनेंट कितना होता है? 1 होता है, तो 2 टू द पावर n इंटू 1। ध्यान से देखो, दिस इंप्लाइज एडजॉइंट ऑफ a की वैल्यू मुझे निकालनी थी, डिटर्मिनेंट ऑफ a 2 दिया हुआ है, डिवाइड करोगे कितना आ गया? 2 टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसका आंसर जो है ये एसीएफ के अंदर भी आया था भाई। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है वो 1 है। मैच कर लीजिएगा, एक्स वाई जेड 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड और प्लस 1, ये आंसर। मैट्रिक्स क्या है? ध्यान से देखो, आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है 1 प्लस एक्स 1 1 और 1 1 प्लस वाई और 1 1 1 प्लस जेड और कितना है? सॉरी 1 और 1 प्लस जेड, ये आपके पास में है, और इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो सिंपल सा ऑपरेशन यहाँ पे लगाते हैं। एक काम करते हैं हम लोग, इस C1 के अंदर C1 माइनस C3 कर देते हैं, C2 के अंदर भी हम क्या करते हैं? C2 माइनस C3। तो यहाँ पे मैं एक ऑपरेशन लगा रहा हूँ और क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। पहला ऑपरेशन है कि C1 के अंदर हम लगाते हैं C1 माइनस C3, C2 के अंदर हम लगाते हैं अगेन C2 माइनस C3। जैसे आप ऑपरेशन लगाओगे ये मैट्रिक्स बन जाएगी आपके पास में 1 प्लस 1, तो ये हो गया x 1 माइनस 1 0, इसको सम करने दो। अगेन 1 माइनस 1 कितना? 0, ये कितना आ जाएगा? y, और ये कितना हो गया? 1, ये 1 माइनस 1 माइनस के z, यहाँ लगाएंगे, ये भी माइनस का z, और ये कितना हो गया? 1 प्लस z। अब इसको ओपन करो, ज्यादा आसान रहेगा। इससे ओपन करते हैं x से ओपन करोगे, ये मल्टीप्लाई माइनस दिस मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया? y प्लस वाई जेड, और माइनस माइनस कितना हो गया? प्लस z, ये 0, और ये किससे करते हैं? प्लस 1, और 1 से ऑपरेट करोगे तो 0 हो गया, और माइनस माइनस कितना हो गया? प्लस की वाई जेड। ध्यान से देखो, जैसे अंदर मल्टीप्लाई करोगे ये हो गया एक्स वाई प्लस एक्स वाई जेड प्लस एक्स जेड प्लस ये कितना हो गया? वाई जेड, और यहाँ से क्या करो? एक्स वाई जेड कॉमन ले लो, तो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन, दैट इज अवर आंसर। तो सिंपल सा था, इसमें भी ऐसा कुछ नहीं था। ये क्वेश्चन नंबर 7 था। अब बात करते हैं, किसी को स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, क्वेश्चन नंबर 8 की और 9 की बताएंगे। क्वेश्चन नंबर ये था 7, और क्वेश्चन नंबर 7 के बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। और क्वेश्चन नंबर 8 और 9 दोनों प्रॉपर्टी है। क्वेश्चन नंबर 8 है, और क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है वो है 1, और 1 के अंदर दिया हुआ है स्क्यू हर्मिशन। ठीक है, मैच कर लीजिएगा, स्क्यू हर्मिशन। अब कैसे? क्वेश्चन के अंदर बोला गया कि ए जो है गिवन है आपको, कि ए आपके पास में जो मैट्रिक्स है वो कैसे मैट्रिक्स दी हुई है आपके पास में? हर्मिशन मैट्रिक्स दी हुई है। हर्मिशन मैट्रिक्स दी हुई, इसका मतलब ये हुआ दैट इज कि ए थीटा जो होगा वो किसके इक्वल होगा? ए थीटा का मतलब है ए बार का ट्रांसपोज या ए ट्रांसपोज का बार, या मैं इसको लिख देता हूं, और आप इस तरह से लिख सकते हो ए बार और उसका जो ट्रांसपोज होगा वो किसके इक्वल होगा? ए के इक्वल। ये हमें गिवन। हमें पूछा गया आईए के बारे में कि आईए क्या होगा, तो लेट हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि बी किसके इक्वल है? आईए के इक्वल है। हमें बी का भी क्या कैलकुलेट करना है? थीटा कैलकुलेट करना है। बी कितना होगा? आईए और इसका थीटा, इसका मतलब आईए का बार और उसका कितना? ट्रांसपोज। बार का मतलब होता है कॉन्जुगेट, आई का कॉन्जुगेट कितना होता है? माइनस आई, तो कितना हो गया? माइनस आई, और इसको मैं कितना लिख सकता हूँ? ए ट्रांसपोज। और इसको वापस ध्यान से देखो, यहाँ पे इस कंडीशन से इसको, सॉरी, ए बार का ट्रांसपोज और ए बार का ट्रांसपोज जो आपको कितना दे रखा है? ए, तो ये कितना आ जाएगा? माइनस का आई और ए, और आई ए की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस की। और आपको पता होगा दिस इंप्लाइज बी थीटा की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? बी के। दिस इंप्लाइज बी इक्वल्स टू आई ए इज, क्या बन जाएगा आपका? स्क्यू हर्मिशन। क्या बन जाएगा? स्क्यू हर्मिशन। ठीक है,
तो ये भी एक आसान सा क्वेश्चन था। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात भी हम तुरंत कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 जस्ट प्रॉपर्टी थी, दोनों प्रॉपर्टी मैं आपको लिखवा देता हूँ, उससे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसका आंसर है 4 में लिखा हुआ है बोथ 1 एंड 2। ध्यान से देखो क्या दिया हुआ है आपको। क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि H और K दो आपके पास में नॉर्मल सब ग्रुप है, और नॉर्मल सब ग्रुप किसके हैं, G के। तब आपको इनके बारे में बताना है। तो प्रॉपर्टी ये होती है सिंपल सी, पहली प्रॉपर्टी थी होती जो हमारे आंसर के हिसाब से मैं बता रहा हूं कि अगर H और K G के दो नॉर्मल सब ग्रुप हैं, इफ H is normal subgroup of G and K is normal subgroup of G, this implies H के जो होगा वो भी नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G होगा इफ एंड ओनली इफ H के किसके इक्वल होना चाहिए, K। तो ये प्रॉपर्टी है कि अगर H और K दो नॉर्मल सबग्रुप हैं तो H के भी नॉर्मल सबग्रुप होगा यदि H के की वैल्यू किसके इक्वल हो, KH के। दोनों तरफ से नेसेसरी सफिशिएंट है, H के इक्वल टू KH है तो भी ट्रू है, तो भी ट्रू है। दूसरी प्रॉपर्टी ये सिंपल सी प्रॉपर्टी है, सब लोग जानते होंगे कि इफ H इज नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G एंड K इज नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G, तो इस केस में H इंटरसेक्शन K जो होगा वो भी नॉर्मल सबग्रुप होगा। आंसर मैच कीजिएगा। पहले ऑप्शन के अंदर दिया होगा, सॉरी हाँ कुछ प्रॉब्लम हो गई थी टेक्निकल, उसकी वजह से डिस्कनेक्ट हो गया। तो चलो आगे क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें। तो क्वेश्चन नंबर 9 में मैं बताया था कि दोनों आंसर करेक्ट है, और उसमें आप देखिएगा पहला स्टेटमेंट कि H इंटरसेक्शन K जो है वो आपका नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G दिया हुआ है। तो पहला ऑप्शन ये रहा, H और K अगर नॉर्मल है तो H इंटरसेक्शन K। दूसरा ऑप्शन देखो H के इक्वल टू KH इज नॉर्मल सबग्रुप, ऑफ कोर्स दोनों इक्वल हैं तो इज नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G। और तीसरा भी आपका दिया हुआ है H इंटरसेक्शन K इज नॉर्मल सबग्रुप ऑफ K, ये ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 1 भी करेक्ट है, 2 भी करेक्ट है, तो फोर्थ में दिखा हुआ है बोथ 1 एंड 2, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 था। और अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 भी यही देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसका आंसर जो है वो हमारे पास में 4 है और 90 है, ठीक है। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि A जो है वो 2x2 की एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, एज वेल एज आपको ये डिफाइन करके दिया हुआ है कि A इनवर्स की जो वैल्यू है वो कितनी है, एडजॉइंट ऑफ A अपॉन, ठीक है, 10 है। तब आपको निकालना है कि डिटरमिनेंट ऑफ 3A कितना होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, अभी भी हमने क्वेश्चन सॉल्व भी किया था इस तरह का। अब ध्यान से देखो, आपने पढ़ा होगा कि सिंस जो A इनवर्स होता है वो A इनवर्स किसके इक्वल होता है, एडजॉइंट ऑफ A अपॉन उसका डिटरमिनेंट होता है। तो अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूं तो इसका मतलब हुआ कि दिस इंप्लाइज डिटरमिनेंट ऑफ A की वैल्यू कितनी आ गई, 10। सिंपल सी बात है, यहां से कंपेयर करिए, गिवन है, ये हमें पता होता है, ये 10 आ गई। हमें क्या निकालना है, नाउ हमें कैलकुलेट करना था यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ 3 है। तो जैसे डिटरमिनेंट ऑफ 3 कैलकुलेट करोगे तो अगेन मैंने बताया था स्केलर क्वांटिटी जब बाहर आएगा तो जितना A का ऑर्डर होगा उसकी पावर लेके बाहर आएगा। तो 3 का जो ऑर्डर है वो 3 का ऑर्डर कितना है, 2, तो 3 स्क्वायर और डिटरमिनेंट ऑफ A ये कितना हो गया, 9 इंटू 10, और ये कितना हो गया, 90 इज करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के हमने 10 तक सारे क्वेश्चंस किए हैं। पार्ट 1 के अंदर हम इतना ही करेंगे, फिर मिलते हैं हम पार्ट 2 के अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर कीजिएगा।